प्रणाम सबको। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयर्यान, नमो अवधायन, नमो लोय सर्व साहोनम ऐसे कुंच नमोकार सर्व पादपनासनो मर्यानम च सविसे परमं हवै मंगलम। यदि ये सम्यक बला प्रतिमो भवा दुषानं परम स्वभावम भूवासना पाश विनाशनाय नमोस्तु तस्मै धनुशासनाय, नमोस्तु तस्मै धनुशासनाय। आवाज क्लियर है सबको? चलो, पार्ट 23 में जो भी नियम हुए, किसी भी नियम में किसी को कुछ भी डाउट है? पार्ट 23 के जो भी नियम थे उसमें किसी को कुछ भी डाउट है? फोर्थ वाला नियम, हाँ नी प्लस पद चेक करते हैं। फोर्थ वाला नियम है कि सम्मान देने के अर्थ में, किसी को भी रेस्पेक्ट देने के अर्थ में, अब सपोज आचार्य है, अब सपोज आचार्य जो है, इनको अगर हम रेस्पेक्ट करने के लिए लिखेंगे ना तो आचार्य को आचार्याः बहुवचन भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोग मम्मी है सिर्फ सिंगल पर्सन, तो हम यूजुअली सिंगल पर्सन को क्या बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। बट मम्मी पापा जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, जो भी बड़े लोग हैं, उनको हम रेस्पेक्ट के लिए क्या बुलाते हैं, आप। बट यहाँ पे आप यानी कि बहुवचन में है। दैट डजंट मीन कि हमारे पेरेंट्स या जो भी बड़े जिनको भी हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं वो बहुवचन में, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए हम तुम के बजाय आप बुलाते हैं। वैसे ही जो आचार्य है उनको रेस्पेक्ट देने के अर्थ में आचार्याः विभक्ति लगती है। क्लियर? हाँ, 9th नियम मैंने पूछा तो था बट अब तक कुछ रिप्लाई नहीं आया है। जैसे ही आता है मैं आपको पूछ के बोल देती हूँ कि मतलब उसका आंसर एग्जैक्टली क्या है, वो विकल्प में है कि कैसे है। नेक्स्ट, किसी को नियम में कोई भी डाउट है? कल के नियम में डाउट नहीं है तो फिर लास्ट वाला धातु जो होमवर्क दिया था वो एक बार चेक कर देते हैं। नी प्लस पद धातु, नी उपसर्ग है प्लस अ पास्ट टेंस का प्लस पद धातु, नी प्लस पति तो हाँ नी प्लस पद, फिर घन वन परस्मैपदी तो अ, परस्मैपदी है तो अम। क्या बनेंगे इसके रूप?
नी है, अ है, अ के आगे कोई भी स्वर हो तो अ के आगे कोई भी स्वर हो तो अभी ई है तो ई का हो जाएगा य प्लस अ प्लस पद धातु प्लस अ प्लस अम। ठीक है, आधा य प्लस अ हो जाएगा तो पूरा य। तो न्य फर्स्ट गण का है और इसमें पत है, इसमें कोई भी रूल नहीं लगेगा। तो पत का पत अ के आगे अ है इसका, इसलिए इसका रूप लोप हो जाएगा और आधा त प्लस अ मिल जाएगा तो न्यपत्तम। हाँ, अस्व स्वर का नियम है। कहाँ पे? यहाँ पे। क्लियर सबको? धातु अपन के सारे हो गए हैं। रब करूं मैं? इसके रूप कैसे चलेंगे फिर? न्यपत्तम, न्यपत्ताव, न्यपत्ताम, न्यपत्तः, न्यपत्ततम, न्यपत्तम, न्यपत, न्यपत्तताम, न्यपतन। प्लीज एटलीस्ट यस और नो क्लियर है नहीं है उससे तो रिप्लाई दीजिए। उपसर्ग में चेंज नहीं होता है। किसने बोला कि उपसर्ग में चेंज नहीं होता है? हमने कल के नियम में देखा था। वी प्लस रज धातु जो है वो हमने कल ही देखा था। उप प्लस दिश धातु भी देखा था, हमने ऑलरेडी देखे हुए। ये हमारे लिए कोई नया नहीं कि हम उपसर्ग में यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। उप प्लस अ आए तो उपा किया था, आ प्लस अ आए तो आ ही रहेगा। तो नी और अ का क्यों नहीं हो सकता? इसका भी हो सकता है। चलो आज मैं क्वेश्चन पूछती हूँ सबको। सपोज अभी ये है आपका अवर्ण, ठीक है। अवर्ण के बाद अगर ई वर्ण, ऊ वर्ण, रू वर्ण, ध्रु वर्ण आता है तो क्या होता है? अवर्ण के बाद ई वर्ण, ऊ वर्ण, रू वर्ण, ध्रु वर्ण आए तो क्या होता है? सबको आंसर देना है। कौन सा धातु? आ प्लस नी में अन धातु क्यों ऐड नहीं किया? अन धातु, आन धातु, आप क्या बोल रहे हो? वेरी गुड। ए ओ अर अल। अब ये अवर्ण जो है इसके बाद ई वर्ण, ऊ वर्ण, रू वर्ण, रू वर्ण है तो ए ओ अर अल दोनों मिलाकर होता है कि सिर्फ ई वर्ण का होता है? अवर्ण और ई वर्ण मिला के ए होगा कि सिर्फ ई वर्ण का ए होगा? सब लोग आंसर करेंगे। परफेक्ट। दोनों मिलकर अवर्ण प्लस ई वर्ण, ऊ वर्ण, रू वर्ण, रू वर्ण मिलेंगे तो ए ओ अर अल होता है। अभी अवर्ण के आगे अगर ई वर्ण, सॉरी अवर्ण नहीं, अभी सिर्फ यहाँ पे अ ही लूंगी मैं। सिर्फ अ के आगे अगर ई वर्ण, ऊ वर्ण, रू वर्ण और लू वर्ण हो तो कौन सा नियम लगेगा? य र य व र और ल। आधा लगेगा कि पूरा लगेगा? आधा लगेगा कि पूरा लगेगा?
हाफ य, हाफ व, हाफ र, हाफ ल। दोनों मिलाकर होगा कि सिर्फ ई वर्ण का होगा? य व र ल दोनों मिलाकर होगा कि सिर्फ ई वर्ण का होगा? सिर्फ वर्ण का होगा। पेज नंबर 17 में थर्ड पॉइंट क्या है? अ के बाद में, अ वर्ण के बाद में ए तथा आई आए और ओ तथा औ तो वे दोनों मिलाकर आई और औ होते हैं। हम यहाँ पे आई और औ कहाँ लाए हैं? मैंने अ वर्ण के साथ ई वर्ण, रू वर्ण, रू वर्ण, रू। यहाँ पे अ वर्ण के बाद में ए और आई की तो मैंने बात ही नहीं की है। वेरी गुड। य व र और ल सिर्फ ई वर्ण का होगा। जब आधा य और अ हम मिला देंगे तब य व र और ल हो जाएगा। ये नियम में किसी को कोई भी डाउट है? इजी से समझ में आया? अगर अ वर्ण जो है उसके पीछे ई, ऊ और रू वर्ण आए तो वे दोनों मिलाकर, ये दोनों मिलाकर ए, ओ, अर और अल होते हैं। और अगर सिर्फ अ के आगे ई वर्ण, ऊ वर्ण, रू और रू आए तो वो य व र ल होता है। सिर्फ ई का य, ऊ का व, रू का र, लू का ल और उसके बाद में अ आता है तो वो य व र ल होता है। क्लियर सबको ये नियम? अस्व स्वर में क्लियरली लिखा है अ स्व, यानी अ खुद का छोड़कर बाकी का। अस्व स्वर का मतलब ही है कि अ स्व यानी अस्व, यानी अ खुद का छोड़कर बाकी का, यानी अ खुद का छोड़कर बाकी क्या है? ई वर्ण, ऊ वर्ण, रू वर्ण और रू वर्ण। इसका मतलब ही है अस्व स्वर नियम। अभी हम जब भी आगे कोई भी सेंटेंसेस करेंगे, मुझे इस नियम में आपसे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर सबको? ये नियम हम नोट डाउन कर दो एक बार फॉर्मूला। और फिर अ वर्ण के बाद में ए तथा आई, ओ तथा औ आता है तब इधर आई और इधर औ हो जाएगा। क्लियर सबको? अ वर्ण के बाद ए आई हो तो वे दोनों मिलकर आई हो जाते हैं और अ वर्ण के बाद ओ और औ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाएंगे। किसी को कोई भी डाउट है इस नियम में? ये दोनों अस्व स्वर का नियम और ये वाला नियम मैंने कंबाइन करके बता दिया है कि पूर्व में आए तब य व र ल होगा और आफ्टर आएगा तो ए ओ अर होगा। ये मिलाकर होगा और ये सिर्फ ई वर्ण का य, ऊ का व, रू का र और लू का ल होगा। मिलाकर ये भी पूरा य, पूरा व, पूरा र, पूरा ल होगा। फिर अ वर्ण के बाद में अगर ए आई आए तो वे आई हो जाएगा, ओ आउ आए तो वे दोनों मिलाकर आउ हो जाएगा। किसी को कोई भी डाउट? रब कर दूं बोर्ड? हाँ बोलो क्या है क्वेश्चन? आप लोगों ने शॉर्टकट मांगा था नियम का। ये नियम में बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, कोई परफेक्ट, बहुत रेयर ही हो पाता है परफेक्ट। अब मैंने इतना क्लियरली स्टेट कर दिया है, अभी आपको सिर्फ नियम याद करके अप्लाई करना रहेगा।
पेज नंबर नहीं है, ये मैं सिर्फ नियम बता रही हूँ। क्लियर सबको ये नियम? अभी जब अ वर्ण के बाद में ए आई आता है तो आई होता है, और ओ आउ आता है तो आउ होता है, ठीक है। अभी ए आई ओ, बोर्ड दिख रहा है ना सबको? आउ, ए आई ओ आउ के बाद में अभी सिर्फ अवर्ण ही नहीं, कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर, तो क्या होगा? ए का हो जाएगा अय, आई का हो जाएगा क्लियर सबको? जब अवर्ण के पीछे ए आई ओ आउ आएगा तो वह आई हो जाएगा, ओ आउ का अवर्ण के साथ मिलाकर ओ आउ का आउ हो जाएगा। जब ए आई ओ आउ पूर्व में आएंगे और उसके बाद में कोई भी स्वर हो तो अय आय अव आ होगा। क्लियर? अब ये नियम मैं कभी नहीं लोगे, अब ये नियम कभी भी अगर बुक में आएगा ना तो आप लोग मुझे बोलोगे कि ये तो इस नियम से बना है, ये इस नियम से बना है। मैं वापस अभी 24th पार्ट में आके फर्स्ट पार्ट में नहीं जाऊंगी इन सब नियमों के लिए। अब आप लोग ही मुझे सारे नियम बताओगे कि ये इस नियम से बना है, ये इस नियम से बना है। क्लियर सबको? मैं बोर्ड रब कर दूं? बोर्ड रब कर दूं? एक बार आप प्लीज यस नो भेज दीजिए। परफेक्ट। ये नियम जैसे मैंने लिखा वैसे आप लोग भी कॉपी कर देना, ताकि अभी हमें फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए इन सब नियमों के रिलेटेड। इन दोनों में अवर्ण के बाद ए आई आए तो वे दोनों का मिलाकर आई होगा, और पूर्व में ए आई ओ आउ आए तो वो सिर्फ ए का अय, आई का आय, अव का अव, सॉरी ओ का अव और आउ का आ होगा, और उसके बाद में जो भी स्वर होगा ना वो जुड़ जाएगा। सपोज अभी आई है और उसके बाद में ई है, तो आई है उसके बाद में कोई भी स्वर है तो क्या होगा? आय हो जाएगा, प्लस ये कोई भी स्वर है तो इन दोनों की संधि हो जाएगी तो आई। क्लियर? चलो आज सेंटेंसेस लिखते हैं। पार्ट 23 पेज 55 सेंटेंस 1। कल विद्यार्थी पाठशाला में आए थे। क्या हुआ? किसी ने सेंटेंसेस नहीं किए हैं? यस्य हस्तन का हस, छात्राः पाठशालायां आए थे, आगच्छन्। वेरी गुड, सबका राइट है।
यस, यस है आधा ह य, और ये जो स है वो आधा है, ये आधा ह पूरा य, और ये स जो है वो आधा है, तो यस, यस। जैसे यस्तन का यस बोलते हैं ना, यस। फिर ये तो क्या स है, तो स एंडिंग में जब स होता है तो स का र और र का विसर्ग, तो ह्य, बस ह्य। ह्य छात्राः पाठशालायां हाँ, इसमें ह साइलेंट है, य पूरा, ह्य, ह्य ऐसे। किसी को कोई डाउट फर्स्ट में? यहाँ पे क्रियापद क्या है? क्रियापद, इस सेंटेंस में क्रियापद क्या है? आगच्छन। अभी मेरे को लिख के बताओ कि आगच्छन आपने कैसे लिखा। फॉर एग्जाम्पल आ प्लस अ प्लस गच्छ प्लस अ प्लस अन। वेरी गुड दर्शना बहन, एकदम राइट लिखा है। आ प्लस अ प्लस यच प्लस अ प्लस अन। ये आ गच्छन है, गच्छम नहीं है। क्लियर सबको? अभी सारे धातु आप मुझे ऐसे ही लिख के बताओगे, सारे धातु अभी जो भी आएंगे ना सेंटेंस में। सो कल यानी यहाँ पे जो आधा स है, स का र हो जाएगा, र का विसर्ग, बस। विद्यार्थी और पाठशाला में आए थे, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे विद्यार्थी है, तो छात्राः पाठशालायां, पाठशाला में, पाठशालायां आए थे, तो आ गच्छन। दिस इज 1-3, दिस इज 7-1 एंड दिस इज 3-3। क्लियर सबको? आ कैसे आया? जब गच्छ सिर्फ लिखते हैं तो मतलब जाना, जब आ प्लस गच्छ उपसर्ग होता है तब होता है आना। पेज नंबर 45 में ये लिखा हुआ है, आ प्लस गच्छ इज इक्वल टू आना। रोज अगर आप पढ़ोगे ना बुक लाइक धातु, तो आपको भी बैठ जाएगा। आई नो स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट पढ़ रहा है, बट रीडिंग इज मस्ट, रीडिंग एंड प्रैक्टिसिंग इज मस्ट। नेक्स्ट, भोजराज पंडितों को बहुत सारा धन देते हैं। भोज राजा पंडितों को हाँ, अगर आप याम में जो म है ऊपर लगा लेते हो तो ऐसे, और नहीं लगाते हो तो ऐसे। एनीवेज वी कैन राइट। भोजराज का भोजराजी कैसे लिखा? भोजराज तो हिंदी में है, इसका संस्कृत में वर्ड हमें ऑलरेडी भोज दिया हुआ है, तो भोज राजा क्यों लिखा आपने? भोजः पंडितों को, तो बहुत सारे पंडित हैं और देने के अर्थ में है, तो क्या आएगा? पंडितों को देने के अर्थ में है, तो क्या आएगा? पंडितेभ्यम। वेरी गुड, वेरी गुड, 4-3, वेरी गुड। पंडितेभ्यम, भोजः पंडितेभ्यम, बहुत सारे हैं तो पंडितेभ्य। पंडितेभ्य है, पंडितेभ्यम नहीं है। पंडितेभ्यः
फिर बहुत सारा धन है तो प्रभुत्तम धनम देते हैं। देते हैं के अर्थ में क्या आएगा? यच्छत। नहीं आएगा क्या? देता है। देता मीन्स व्हाट? पास्ट टेंस। दे रहा है नहीं है, देता है। तो यच्छत कैसे आएगा? वेरी गुड, अयच्छत आएगा। थोड़ा सा ध्यान दो कि वो पास्ट टेंस की बात चल रही है। धन का अगर आप सिंगल वचन में लिखो तो धनम और धननी, एनीवेज वी कैन राइट। धन का इशू नहीं है, बस धन कर्म है, ये हमें याद रखना चाहिए। अगर आपने बहुत सारे की अपेक्षा से लिया है तो धना नहीं होगा, और सिर्फ धन देते हैं ऐसे लिया है। और देखो धनम के लिए अगर हमें ना धनानी नहीं भी लिखे तो चलेगा, बिकॉज इसके आगे हमें ऑलरेडी है ना विशेषण मिल चुका है कि वो बहुत सारा धन है। सेकेंड में भोजराज यानी भोजः। हाँ, इफ धनानी होगा तो प्रभुतानी आएगा, बट अगर हम नहीं भी लिखे तो चलेगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी हमें विशेषण मिल चुका है कि वो बहुत सारा है, तो उसको वापस बहुवचन में लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत प्रभुत जो है वो ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है कि जो धन है वो बहुत सारा है, तो हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो भोजः पंडितों को, बहुत सारे पंडितों को, तो पंडित देभ्यः बहुत सारा पंडितों को बहुत सारा धन, तो प्रभु तम आएगा। प्रभु तम धनम यच्छत। प्रभुत यानी बहुत सारा, यानी प्रभुत होता है। जो हमारा वो है ना बहुस, उसका मतलब है बार बार, बार बार धन देते हैं, ऐसा ले ही लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि बहुत सारा धन देते हैं, विच मीन्स बहुत सारे के लिए प्रभुत है, और बहुस जो है वो बार बार के लिए है। ये चीज क्लियर रखना। भोजः कौन सी विभक्ति है? 1-1। भोज क्या करता है? देने का काम करता है, ये होगा 3-1। ये कैसे हुआ? पास्ट टेंस का। कितने सारे लोगों ने ना लिखा ही नहीं है। ये अभी हम लोग पास्ट टेंस का सेंटेंस कर रहे हैं। देता था, देता है या दे रहा है, ऐसा नहीं है, देता था, विच मीन्स व्हाट? पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस का सिंपल एंड फोरमोस्ट रूल है कि वहाँ पे लिखना कंपलसरी है। देने के अर्थ में है यज, तो 3-1 है हमारा त, अयच्छत। एंड नेक्स्ट, पंडितों को बहुत सारा धन देता है। धन जो है 2-1 है, उसका विशेषण है प्रभुत, यानी बहुत सारा, तो उसको भी लगेगा 2-1, तो प्रभुतम। फिर पंडितों को देने की विभक्ति में हम क्या लगाते हैं? 4-1 नहीं, 4-3 होगा। पंडितों को बहुत सारे पंडित है इसलिए। अब यहाँ पे संधि नियम कहाँ पे बैठेगी? प्रयच्छत लिखने की भी जरूरत नहीं है, लिखे तो भी सेम ही है मीनिंग। वेरी गुड। धनम अयच्छत का हो जाएगा पूरा। म यच्छत। अभी बहुत सारे लोगों को है ना फोर्थ में है ना कंफ्यूजन था कि फोर्थ है ना विभक्ति कब लगती है। तो जब हमारा जो क्रियापद है, जब क्रियापद या फिर हमारा कर्म
क्रियापद या फिर कर्म जो है वो देने के अर्थ में या फिर रिस्पेक्ट करने के अर्थ में या फिर कुछ भी उपकार करने के अर्थ में जिसके साथ संबंध मेंटेन करता है ना, मैं वापस आपको नियम करवा रही हूँ, उसको फोर्थ लगती है। अब सपोज यहाँ पे क्या है, धन जो है और देता है, ये जो क्रियापद है उसमें क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे देने का काम चल रहा है। किसको देने का काम चल रहा है? तो पंडितों को। तो यहाँ पे क्रियापद का संबंध किससे है? पंडितों से, तो उसको लगेगी फोर्थ। और सपोज आचार्य जो है वो धर्म कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहना है क्रियापद है, कहते हैं तो कुछ भी कह सकते हैं ना, कुछ भी चीज हो सकती है कि कहने के अर्थ में। बट यहाँ पे कहते हैं, आचार्य धर्म कहते हैं, ऐसा आएगा। एक सेकेंड, आचार्य शिष्यभ्यः धर्म कथयते, ठीक है। या तो क्रियापद या फिर हमारा जो कर्म है उसे इंडिकेट, उसका जो संबंध जिसके साथ है उससे इंडिकेट होना कि वो या तो उपकार कर रहा है या फिर उसके साथ देने का काम कर रहा है या फिर एक्सेट्रा जो भी हो। तो यहाँ पे क्रियापद क्या, सिर्फ कहना तो बहुत सारी चीज़ होती है, तो उसका संबंध किससे है? शिष्य को कहते हैं। तो यहाँ पे तो कोई सेंस ही मेक नहीं कर रहा है। बट जब हम हमारा कर्म देखेंगे तो कर्म से हमें पता चलेगा कि जो आचार्य है वो धर्म को कहते हैं। धर्म को शिष्य को कहना, इसमें हम लोग क्या समझ सकते हैं कि आचार्य जो है धर्म के है कि शिष्य पे क्या कर रहे हैं? तो उपकार कर रहे हैं। तो धर्म का संबंध शिष्यों से होने के कारण शिष्य को फोर्थ लगेगी। फोर्थ विभक्ति कब लगती है, ये मैंने आपको पूछा। तो जब क्रियापद, आपने पहले का जो देखा था ना कि वीडियो उसके बाद ऑफ हुआ है, पहले का जो मैंने सेंटेंस लिखा था इसमें थोड़ा वापस बोल दो, क्रियापद और कर्म, ठीक है। फोर्थ विभक्ति कब लगती है ये मैं आपको बता रही हूँ। तो जब हमारा क्रियापद जो है वो किसी के साथ संबंध में आके उपकार या फिर देने का काम करता है, उपकार, सम्मान या फिर कुछ भी चीज़ जो है वो देने का काम करता है, तब फोर्थ लगती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो देने का काम हो रहा है, क्रियापद है देना। किसको देने का? तो पंडितों को, तो पंडित को लगी फोर्थ विभक्ति। ये एक सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस है कि आचार्य जो है वो कीर्ति करना वगैरह सब है। हाँ, कीर्ति, साधना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे आचार्य जो है वो बहुत सारे शिष्यों को धर्म कहते हैं। अगर हम यहाँ पे क्रियापद पकड़ते हैं ना, कहते हैं, तो कोई सेंस मेक नहीं करता है, क्योंकि कहने में बहुत सारी चीज़ आती है। कहना यानी उपकार, देना, सम्मान, एक्सेट्रा नहीं, कीर्ति वगैरह नहीं होता। बट जब हम हमारा कर्म देखेंगे ना कि कर्म है धर्म, धर्म को कहते हैं, तो जब आचार्य शिष्य को धर्म कहेंगे तो 24 है कि उनके ऊपर वो उपकार कर रहे हैं। तो जब क्रियापद या फिर कर्म का जिससे संबंध हो उसके अर्थ में अगर उपकार या फिर देना या फिर सम्मान, कीर्ति, नाश वो रिलेटेड हो, तब फोर्थ विभक्ति लगती है। क्लियर सबको? अब आप लोगों को कभी पूछना नहीं चाहिए कि पंडित को फोर्थ विभक्ति क्यों लगी। यहाँ पे क्लियर है कि क्रियापद का रिलेशन है देना, और किसको? तो पंडित को, तो उसको लग गई फोर्थ। यहाँ पे है आचार्य शिष्य को धर्म कहते हैं, तो कितने लोग बोलते हैं कि शिष्य भी है और धर्म भी है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड आउट करना कि कर्म क्या है और फोर्थ विभक्ति क्या है? तब हमें देखना है कि क्रियापद है कहना, तो इसका तो कोई रिलेशन नहीं बनता। लेकिन धर्म को कहने से शिष्य पे उपकार होगा, तो हाँ होगा, तो शिष्य को लगा देंगे हम फोर्थ विभक्ति। क्लियर सबको? देखो मैं सारे पुराने सेंटेंस बार बार ले रही हूँ, सो आई वांट कि नियम अब वापस हम यहाँ तक आगे मैं पीछे नहीं जाऊँ।
आप ही बोलो कि अब पंडित को विभक्ति कौन सी लगेगी। पंडितों को देने का काम चल रहा है तो पंडित को कौन सी विभक्ति लगेगी। बहुत सारे पंडित को आप दान दे रहे हो। 4-3 परफेक्ट। अभी क्लियर हुआ कि 4th विभक्ति कब लगती है। चलो नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस। उसकी सभा में बहुत से पंडित थे। हाँ, धन कर्म है ऑब्वियस। भोज राजा करता है, देने का काम है क्रिया पर। क्या दे रहा है तो धन दे रहा है, तो धन कर्म ही होगा ना। किसको दे रहा है तो पंडितों को, तो वो ही 4th। अभी तो मैंने इतना क्लियरली वो एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया था। तस्य में तस्य ह कब से लगने लगा। तस्य में तस्य ह कब से लगने लगा। उसकी सभा यानी तस्य सभा में यानी सभायाम बहुत से पंडित थे। तो बहुत से पंडित। प्रभुताः पंडिताः आसन्। पंडित थे यानी क्या बहुत सारे पंडित थे। पंडित था नहीं लिखा है। हाँ सेम, हम लोग अगर बहुत सारे आ चुके हैं तो इसमें एक वचन ले सकते हैं। हाँ, जैसे लास्ट सेंटेंस में किया था, क्योंकि बहुत से ऑलरेडी इंडिकेट हो चुका है कि बहुत सारे पंडित थे। उसकी सभा यानी तस्य, सभा में यानी सभायाम, फिर बहुत सारे पंडित जो है वो थे। उसकी सभा में बहुत सारे पंडित थे। उसकी यानी किसकी, यहाँ पे मेंशन नहीं किया ना कि स्त्रीलिंग की सभा में या फिर उस स्त्री की सभा में या फिर उस पुरुष की सभा में। तो जनरली अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया होता तो हम तस्य ही ले लेते हैं। इफ मेंशन किया होता कि उस स्त्री की सभा में, तब हम देखते कि क्या लेना है, बट जनरली कुछ मेंशन नहीं करते तब हम तस्य ही ले लेते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि किसकी सभा है, पुल्लिंग की सभा है, स्त्रीलिंग की सभा है, इसलिए हम जनरली तस्य ले लेते हैं। तो उसकी सभा में बहुत सारे जो पंडित हैं। उसकी इज फीमेल, किसने कहा उसकी इज फीमेल। पुल्लिंग में भी तो लगता है ना, पुल्लिंग में ऐसे लेके कि उसका सभा में, इफ इट्स उसका तो नॉट नेसेसरी कि वो पुल्लिंग है। उसकी सभा ऐसे बोल सकते हैं, उस राजा की सभा में, तो उसकी ही हुआ ना। उसकी से हम ये नहीं बता सकते कि ये है ना स्त्रीलिंग है। अगर एक राजा की सभा हो तो हम क्या बोलेंगे, उस राजा की सभा में, तो क्या हुआ उसकी सभा में। तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया स्त्री है, इसलिए हम जनरली तस्य ले लेते हैं। जैसे हम कितने सेंटेंस में वह लिखा होता है तो स ही लेते हैं ना जनरली। अगर वो लिखा होता कि वह स्त्री तो हम ले लेते हैं। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि उस सभा में, उस सभा आता है ना तब हम यहाँ पे इसका विशेषण बना देते हैं, बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है उस सभा में। उसकी सभा में इस रिलेशन। सभा इज फीमेल, बट ये नहीं लिखा है कि उस सभा में। इफ इट्स उस सभा में तो ये इसका विशेषण होगा। उसकी सभा में ये राजा भी हो सकता है कि उस राजा की सभा में, तो क्या इसका लिए हम लोग है ना इसका विशेषण नहीं बना सकते हैं। उसकी यानी कि ये छठी विभक्ति है, विच मीन्स व्हाट, संबंध के अर्थ में हम ये लिखते हैं।
ये किसी के कोई भी XYZ पर्सन की सभा है, यानी ये जो सभा है उसका संबंध किसी XYZ से है, इसलिए उसको छठी विभक्ति लगेगी। इफ इट्स उस सभा में आता तो हम विशेषण अविशेष्य बनाते हैं। क्लियर सबको कि ये सभा का विशेषण क्यों नहीं है, उसकी आ गया है। की यानी कि छठी विभक्ति है, ये किसी का संबंध है। अब राजा की सभा होगी या फिर कुछ भी, कुछ किसी लड़के की सभा होगी, कुछ भी सभा हो सकती है। तो तस्य सभाः सभायाम, अगर हम बहुवचन में लेंगे तो प्रभुताः पंडिताः आसन, और अगर हम सिंगल वचन में लेंगे तो प्रभुतः पंडितः आसित। 3-1 क्लियर सबको? नेक्स्ट सेंटेंस, धनपाल कवि धारा में रहा था। धनपाल कवि धारा में रहा था। धनपालो धारायाम अवसत। परफेक्ट। धनपाल कवि यानी धनपालः। बाकी सब आंसर्स क्यों नहीं दे रहे? धनपाल कवि धारा में, तो धारायाम रहता था यानी बस। ये कैसे बना? ये धातु मुझे स्प्लिट करके बताओ कैसे बना। अवसत जो है वो धातु स्प्लिट करके बताओ। धनपाल है हमारा कर्ता 1-1, क्रियापद है हमारा 3-1 और ये है 7-1। धारा में रहता था। अ प्लस वस प्लस अ प्लस त। परफेक्ट, वेरी गुड। अ प्लस अ पास्ट टेंस का, वस धातु, फिर वापस अ उसके घन का और त परस्मैपदी का। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कौन से नियम से आपसे अपने है ना धन पालो लिखा है? प्लीज मेरे को नियम बताएंगे कौन से नियम से यहाँ पे धन पालो हुआ है। जिन्होंने भी ये खोला है ना, वेरी गुड। अ प्लस वस प्लस अ प्लस त, वेरी गुड। जिसने भी ये खोला है वो। नेक्स्ट मुझे नियम बताओगे कि यहाँ पे धन पालो क्यों हुआ है? अ सकार और घोषवान, सर और घोषवान। थर्ड में थे के लिए हमने पेज नंबर 53 में अस धातु के रूप जो होना है वो यूज किए हैं। जैसे है के लिए अस धातु थे, यहाँ पे थे, था, थे, उसके लिए अस धातु है। ये पास्ट टेंस है इसलिए। पदांत में र के बाद में घोषवान आए तो ये नहीं नियम है। पदांत में र के बाद हमारा नाम नियम वेरी क्लियर है कि अ है, स का र है और घोषवान है तो स के र का ऊ हो जाएगा और ऊ का ओ हो जाएगा। ये पदांत पदांत कुछ भी नहीं है। अ स का र और घोषवान। क्लियर? अब यहाँ पे धारायाम है और पीछे क्या था? अवसत, तो म पूरा हो जाएगा और वसत। एक्सप्लेन करो धन पालो क्यों। सब जन एक्सप्लेन करो कि धन पालो क्यों हुआ है। उपसर्ग लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम अ लिखे तो काफी है, क्योंकि यहाँ पे कहा है रहा था, यहाँ पे उपसर्ग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अ प्लस स का र प्लस घोषवान हो तो स के र का ऊ हो जाता है। फिर अ और ऊ है इसलिए ओ हो जाएगा। नेक्स्ट वन, मैं अज्ञान से धर्म के लोभ में गिरा।
आपको समझ में नहीं आया कि वो धन पालो क्यों हुआ? ये इतने स्टार्टिंग का नियम है और ये हम हर एक सेंटेंस में करते आए हैं। पार्ट 11 में फर्स्ट संधि नियम ही है, फर्स्ट नहीं थर्ड संधि नियम है। स के र के पहले अ आए, र के बाद में घोषवान है तो स के र का उ हो जाता है। पार्ट 11 का थर्ड नियम। अब तक तो हमें ऐसे डाउट ही नहीं आने चाहिए क्योंकि हम हर एक शब्द में ये करते हैं, स के र का उ और उ का उ। मैं अज्ञान से धन के लोभ में गिरा। मैं यानी अहम, अज्ञान से यानी अज्ञानात्, धन के यानी धनस्य, लोभ में यानी लोभे। गिरा का क्या है? अज्ञान से। इसमें हम लोग 5-1 क्यों लेंगे? क्योंकि हम हमारे जो ज्ञान रूपी गुण है उससे अलग होके यानी उससे सेपरेट होके अज्ञान के रूप से गिरे हैं, इसलिए हमारा जो ज्ञान रूपी चीज़ थी उससे हम अलग हुए हैं यानी अज्ञानता में गए, इसलिए हमने यहाँ पे 5-1 लिया। जब हम किसी चीज़ को सेपरेट करते हैं तब 5-1 लेते हैं ना, वैसे हमारा ज्ञान नाम के गुण से हम सेपरेट होकर अज्ञान में आए और उससे ही हम लोग धन के लोभ में गिरे। इसीलिए आत्मा के गुण से इन शॉर्ट अलग होके गिरे ना, इसलिए यहाँ पे 5-1 आया। चलो मुझे एक्सप्लेन करो कि ये हमारा जो गिरा धातु है इसको खोल के बताओ कैसे होगा। हाँ, फिर त का द हो जाएगा। नी प्लस पद नहीं भी लिखे तो चलेगा, वो नीचे गिरा है हमारे पास ऑलरेडी। हाँ, बट ये जो रीजन है ना उस रीजन से हम लोग गिरे हैं। देखो से जो है हम दो में यूज करते हैं, एक थर्ड विभक्ति एक फोर्थ विभक्ति। यहाँ पे थर्ड विभक्ति बैठ सकती थी बट यहाँ पे सेपरेशन नाम की चीज़ भी घट रही है कि हम हमारे ज्ञान रूपी जो गुण है उससे अलग होके अज्ञान में जाके फिर धर्म में गिर रहे हैं। तो यहाँ पे हम किसी चीज़ से अलग होके आ रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे फिफ्थ विभक्ति ही लगेगी। अ प्लस पद प्लस अ प्लस हाँ नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। मैं यानी अहम, ठीक है। अज्ञान से के लिए हम दो चीज यूज करते थे, फिफ्थ, थर्ड और फिफ्थ। यहाँ पे फिफ्थ आएगी अज्ञानाद, क्योंकि हम ज्ञान रूपी जो गुण है उससे अलग हो रहे हैं, उससे हमने सेपरेशन किया। मैं जो हूँ वो ज्ञान रूपी गुण से सेपरेट हो रही हूँ। सेपरेट किसी चीज से जब सेपरेट होते हैं, ज्ञान जो है वो सेपरेट हुआ है, इसलिए इसको फिफ्थ लगी है। अज्ञान से धन के तो धनस्य, लोभ में तो लोभे, और मैं हूँ इसलिए अ प्लस पद धातु जो है गिरना प्लस अ प्लस अम तो अपत्तम। हाँ, तो मैं ज्ञान में से अलग हुई हूँ ना, मैं जो हूँ वो ज्ञान रूपी गुण में से ही तो अलग हुई हूँ, और जब मैं अलग होगी तो मुझे 50 लगेगी ना। ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आपको कर्म मिले, इसमें आपको कर्ता मिला है, 5-1 मिला है, 6-1 मिला है, 7-1 मिला क्रियापद। ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में कर्म हो। लोभ में गिरा है ना, तो लोभ में इस 7-1, लोभ में गिरा है इसलिए लोभ 7-1 हुआ। हम जो है वो लोभ में गिर रहे हैं, तो लोभ हमारे लिए क्या हुआ, रहने का एक वो हुआ,
उसको क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी रहने की, हमारे रहने की पॉसिबिलिटी कहाँ है, लोभ में है। चलो एक और एक सेंटेंस हो जाएगा। उन दिनों में मैं सुख का अनुभव करता था। पास्ट टेंस का पद धातु प्लस आके घन का और है पास्ट टेंस का 1 पर इसमें पद पास्ट टेंस का 1 है हाँ, अगर आप थर्ड विभक्ति ले तो भी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपने उस हिसाब से सोचा है कि इस कारण से गिरा है तो एक पल के लिए थर्ड विभक्ति गलत नहीं मान सकते हैं। बट अगर आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो वो फिफ्थ होगा। नेक्स्ट, उन दिनों में मैं सुख का अनुभव कर रहा था। उन दिनों में देखो, अब यहाँ पे उन है और दिनों है, तो ये उन और दिन क्या विशेषण विशेष्य है कि अलग अलग है? सब जने आंसर करेंगे। परफेक्ट, विशेषण विशेष्य है। यहाँ पे अलग कैसे है? अलग कैसे है? अलग नहीं हो सकता ना। उन दिनों, ये विशेषण विशेष्य हुआ ना। उनको यहाँ पे उनकी नहीं है, यहाँ पे उनका भी नहीं है, उसकी उसका कुछ नहीं है, सिर्फ बता रहे हैं कि उन दिनों में मैं सुख का अनुभव कर रहा था। कौन से वाले दिनों में? उन दिनों में। तो ये ऑब्वियस है कि विशेषण हुआ है, ये अलग कैसे हो सकता है? हमने पहले सेंटेंस में देखा कि उसकी सभा, विच क्लियरली डिफाइंस कि यहाँ पे किसी की सभा थी। लेट इट कैन बी राजा, एनी अदर पर्सन ऑल्सो। किसी की सभा थी, विच मीन्स व्हाट, ये किसी का संबंध था और सभा थी। तो ये 7 है, ये 6 है। यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि अगर उस आता ना, यही तो मैंने उस टाइम भी बोला था कि उस सभा आता तो ये विशेषण विशेष्य आता। अब यहाँ पे उनका, उनकी कुछ नहीं है, उन्होंने, उसने, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ उन है, तो यहाँ पे विशेषण ही होगा ना। जिन्होंने अलग बोला है प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए, कब विशेषण और विशेष्य बनता है। तेषु दिवेशु यानी क्या? उन दिनों में, तो तेषु दिवेशु, दिवेशु। हाँ, ये एडजेक्टिव बना है, दिस दैट, राइट। बस ये लास्ट सेंटेंस है। उन दिनों में मैं यानी अहम, सुख का यानी सुखम, अनुभूयते सॉरी अनुभव करता था। तो क्या आएगा? हाँ, परफेक्ट। अभी आप मेरे को बोलो कि कौन से नियम से दिवेशु बना है। नियम मेरे को बोलो, कौन से नियम से यहाँ पे शु आया है? अनु प्लस अ प्लस भू, हाँ, भू का भाव प्लस अ प्लस म। अम आएगा ना, अ प्लस अम। म नहीं आएगा, अम आएगा। परफेक्ट। हाँ, दिवेशु, मुझे नियम बोलो, कौन से नियम से यहाँ पे दिवेशु हुआ है? सु नहीं हुआ। वेरी गुड। नामी, अंतस्था और क वर्ग के बाद में अगर स हो तो वो श हो जाता है। और विशेषण और विशेष्य का सेम अव्ययी होता है। इफ इट्स 7-1 तो उनका भी 7-1 ही होगा। सॉरी 7-3, बालेशु दिवेशु 7-3 और उस होता उस दिन में, तो क्या लेते हैं हम? 7-1 उन दिनों में, तो क्या लेंगे? 7-3 विशेषण विशेष्य।
माई क्वेश्चन वॉज दैट कि यहाँ पे सू के बदले शू क्यों हो गया। तो हमारा नियम था कि नामी अंतस्थ और क वर्ग, नामी अंतस्था क वर्ग के बाद में स हो तो वो श हो जाता है। विशेषण और विशेष्य कब होता है? सॉरी दिवस है ना, दिवसेषु, दिवस शब्द है इसलिए दिवसेषु। यहाँ पे ए जो है वो नामी है और उसके बाद में स है तो वो श हो गया। ए जो है वो नामी है इसीलिए। तेषु दिवसेषु अहम, सुख जो है वो हमारा कर्म हो गया है और अनु प्लस पास्ट टेंस का प्लस भू धातु प्लस घन वन प्लस अम। यहाँ पे अम क्यों है? क्योंकि हमारा कर्ता जो है वो वन वन है, फर्स्ट पर्सन और एक जना ही है। हंड्रेड %। यहाँ पे अस्वर स्वर का नियम लगेगा। सुपर, वेरी गुड। जिसने इतना उपयोग से बोला है ना, वेरी गुड। यहाँ पे अस्वर स्वर का नियम लगेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अन प्लस आधा न ऐसे लिख लेते हैं, आधा न और ऊ का हो जाएगा व प्लस अ, भू का हो जाएगा भव। अब बोलना मत कि भू का भव कैसे हुआ, भू का भव कैसे हुआ, भू का भव कैसे हुआ। भू का भव कैसे, फटाफट बोलो, माई टाइम अप हो रही है। लास्ट सेंटेंस है, भू का भव कैसे हुआ। गुड, वेरी गुड। ओके, लास्ट में जैसे दीर्घनामी स्वर उसका गुण होता है तो गुण करेंगे तो भू का होगा भो और ओ के बाद में अ है, ये ऑलरेडी मैंने अभी बोला था। ओ के बाद में अ हो तो भव, गुण हुआ है। और एक नियम लगा कि ए आई ओ औ के बाद में कोई भी स्वर आए तो ए आई अ वाव होता है, तो इसका अब हुआ है। अभी ये आधा व है, पूरा संधि कर दो, क्या आएगा? अ का अ, अनु का आधा न, व प्लस अ इस पूरा व, भ का भ, आधा व प्लस अ के आगे अ जिसका लोप, तो आधा व प्लस ये अ, तो व अन्व भवम। किसका ये राइट आया था? किसका ये राइट आया क्रियापद? ऑनेस्टली मेरे को चाहिए आंसर, ये क्रियापद किसका राइट आया था बिफोर सेंटेंस, और किसका रॉन्ग आया था? किसी का रॉन्ग नहीं आया है क्रियापद। ठीक है, जिसका रॉन्ग आया अभी क्लियर हुआ आपको, ये आगे सब ऐसे मिस्टेक मत करना अभी। हाँ, विशेषण और विशेषण मैं कल समझा देती हूँ, हमारी टाइम अप हो चुकी है इसलिए। मैं एक बार वापस समझाती हूँ। अनु प्लस भू धातु जो है उसका मतलब है अनुभव करना, दैट इज अनु और भू धातु। अभी हमारा पास्ट टेंस है कि अनुभव करता था, विच मीन्स पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं कि कोई भी धातु है उसके आगे हम अ डालते हैं, तो ये हुआ पास्ट टेंस का अ। भू धातु, अ हमारा गण वन है, भू गण वन का धातु इसलिए अ, और अम जो है वो वन वन परस में पद और पास्ट टेंस का है इसलिए अम। अभी अ के आगे हमने अभी वो स्टार्टिंग में, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अ के आगे अगर ऊ स्वर हो तो उसका व हो जाता है। तो जब ऊ का व होगा तो बचेगा क्या? आधा न। तो अ का अ, आधा न व प्लस अ, भू का हो जाएगा भो, क्योंकि अ के आगे रस्व या दीर्घनामी स्वर हो तो उसका गुण होता है। तो भू का किया भो,
फिर भो प्लस वापस अ आया, तो ए आई ओ औ के बाद में कोई भी स्वर आया था तो अ आय अब आव होता है, तो यहाँ पे अब हुआ। फिर अ प्लस अम, फिर अ और यहाँ पे कितने सारे नियम लगे देखो, अ के पहले अ आए तो उसका भी लोप हो जाता है, तो ये भी लोप हुआ। अभी सबको ऐड करो, तो अ का अ आधा न, आधा व प्लस अ इस पूरा व का व, फिर आधा व प्लस पूरा अ इस व, और म का अनव भवन। क्लियर सबको? अभी कल मैं विशेषण और विशेषी एक बात को बता दूंगी, आज क्लास टाइम हो चुकी है। हाँ, अस्व स्वर नियम, जहाँ पे आपको अ और आगे कोई भी स्वर दिखे ना, वहाँ पे अस्व स्वर नियम बैठेगा ही। जहाँ पे आपको अ पीछे कोई भी और उसके आगे कोई भी स्वर दिखे, वहाँ पे अस्व स्वर नियम बैठेगा ही। चलो कल बाकी के सेंटेंसेस देखते हैं। सब जने प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो अभी क्रियापद जो आ रहे हैं ना, वो ऐसे खोल के लिखना, ताकि कि हमारी प्रैक्टिस होगी। और हमें ऐसे खोल के लिखेंगे ना तो कभी अटकेगी नहीं, तब हमें पता चलेगा कि जो पास्ट टेंस का अ है वो आगे लिखना है, घन जो है पीछे लिखना है, यहाँ पे प्रत्यय लिखना है अकॉर्डिंग टू कर्ता। हाँ, कब विशेषण विशेष होता है तो मैं बाद में समझाऊंगी, इट्स ऑलरेडी 4:10। हाँ, कल वापस सेंटेंस करेंगे। बस सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सारे हैं ना ऐसे करके आना क्रियापद। चलो, जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा था मिच्छा में दुक्कड़म। हाँ, उपसर्ग में गुण नहीं होता है, ये नियम लगा है। यहाँ पे गुण कुछ भी नहीं हुआ है, ओ का व हुआ है, ये नियम लगा है।